कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इससे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म पढ़ा था, जहाँ पे हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला था। लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका हमें डायरेक्शन का भी मालूम होना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, कूलम्ब्स की वेक्टर फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो इसे हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सपोज करो दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2। ये क्या है, दो चार्जेज हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है सपोज करो वो क्या है, R है। अब क्या है, ये सपोज करो अभी हमने ज्यूम कर लिए कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो Q1 जो है Q2 पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, जो कि क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगा, जो कि बाहर की ओर होगा। ठीक है, ये क्या है, फोर्स जो कि 1 लगा रहा है 2 पर। इसी तरीके से 1 पे 2 लगाएगा फोर्स, और ये दोनों फोर्सेज जो होंगी मैग्नीट्यूड वाइज जो है बिल्कुल इक्वल होंगी। दोनों ही फोर्सेज क्या होंगी, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही इक्वल होने वाली हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बताने से पहले मैं एक चीज और बताता हूं कि कोई भी क्वांटिटी जो होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वो कैसे लिखी जाती है। एक तो उसका मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाई उसी वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर। अच्छा, उसी का होना जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान रहे ये यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है और इस वेक्टर की डायरेक्शन जो वो सेम हो, ये होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि ये इसी का ही यूनिट वेक्टर हो। ऐसे बताओ, सपोज बी वेक्टर है, तो क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड और क्या, बी का क्या, यूनिट वेक्टर। तो कोई भी क्वांटिटी जो है इस तरीके से लिखी जा सकती है। ठीक है, ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज होने वाला है। अच्छा, अगर हम बात करें इन दोनों फोर्सेस की, तो ये दोनों ही फोर्सेस, इस वाली अगर मैं फोर्स की बात करूं, तो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा F, वो कितना होगा, K Q1 Q2 और अपॉन में क्या, R स्क्वायर। ऐसे ही ये वाली जो फोर्स की अगर हम बात करें, इस वाली फोर्स की, तो ये वाली फोर्स भी कितनी होगी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या सेम है, लेकिन ये दोनों फोर्स जो है इक्वल नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है टुवर्ड राइट, और इसकी डायरेक्शन जो है वो किधर है, टुवर्ड लेफ्ट। तो ये तो श्योर है कि ये जो है इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं रहने वाले। ठीक है, तो इनका जो है अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं तो कैसे लिखूं। ठीक है, तो सपोज करो अब मैंने इन दोनों फोर्स के नाम लिखे। ठीक है, ये बताओ इस फोर्स को मैं क्या बोलूँ, ये फोर्स किस पे एक्ट हो रही है, 2 पे एक्ट कर रही है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसे ये वाली जो फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, ये फोर्स ऑन 1 है ड्यू टू 2। समझ में बात। ठीक है, अब हमें इसका अगर मुझे इसको जो है वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो मुझे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, जो कि हमारे पास मालूम है मैग्नीट्यूड कितना है, ये मैग्नीट्यूड है। तो F12 का तो मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, ये रहा। ऐसे ही F21 का भी हमें मैग्नीट्यूड मालूम है, ये रहा। बट अब हमें यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर चाहिए जो F21 की डायरेक्शन में ही हो। ऐसे यहाँ पे भी हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो F12 की डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो ऐसा करने से फिर ये क्या बन जाएंगे, इसके पास जब डायरेक्शन आ जाएगी तो ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हमने क्या अज्यूम करा, ये हमारे पास क्या है, R वेक्टर है। इसका हमने क्या करा, यूनिट वेक्टर अज्यूम करा। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर जो है हमने अज्यूम करा। ठीक है, जैसे कि एक हमने इस वाली डायरेक्शन में अज्यूम करा, ये वाली डायरेक्शन में, सपोज ये है R21 मान लिया सपोज। ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर, यहां पे लिख भी देता हूं, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अलोंग Q1 टू Q2, ये इस तरफ एक्ट कर रहा है। ऐसे ही सपोज करो एक यूनिट वेक्टर मैंने इधर मान लिया, यूनिट वेक्टर, सॉरी बेटा, इसमें जो है आपको जो है कैप भी लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। ऐसी एक जो है यूनिट वेक्टर मैंने अज्यूम करा R इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, कौन है, R F12 है, तो इस वाले को मैंने क्या दिया, 12 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया,
1 2 नाम दे दिया, और ये भी क्या यूनिट वेक्टर, तो इस पर एक कैप लगा दिया। क्या लगा दिया? कैप। ये दोनों यूनिट वेक्टर हमने एज्यूम करे। ये किधर है? ये किधर से किधर है? ये हमारा Q2 टू Q1 डायरेक्शन के अंदर है, ये वाला यूनिट वेक्टर जो है। तो बस अब हमें क्या यूनिट वेक्टर भी मिल चुका है। F12 की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है बताओ? इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है? ये वाला जो वेक्टर है हमारा, ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में है? ये F12 की डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब बताओ इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। 1 से इस वाले मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई चेंज हो जाएगा? नहीं। लेकिन इसके पास इसके मल्टीप्लाई होने से डायरेक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इसके पास क्या आ जाएगी? डायरेक्शन आ जाएगी। तो अब ये जो बन गया तुम्हारा, ये क्या बन गया? इसका वेक्टर फॉर्म बन गया। क्या बन गया? ये वेक्टर फॉर्म बन गया। सर R12 अगर हमें निकालना होगा, निकलेगा कैसे? तो देखो यहाँ पे बता देते हैं। आर यूनिट वेक्टर क्या है, फॉर्मूला क्या है? जैसे यहाँ से बताइए, यूनिट वेक्टर, किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कैसे होता है? तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ इस यूनिट वेक्टर को, तो क्या निकलेगा बताइए? तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई उसके मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का क्या? मैग्नीट्यूड, ऐसे करके निकलता है। तो ऐसे ही बताइए R12 अगर मुझे निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? R12 जो का जो यूनिट वेक्टर वो कैसे निकलेगा? R12 का वेक्टर और अपॉन में R12 का क्या? मैग्नीट्यूड। अब मुझे बताओ R12 तो ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड जो है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो जो कि हमें कितनी गिवन है? R के बराबर गिवन है। इस तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूँ? R12 को कैलकुलेट कर सकता हूँ। सिमिलरली बताओ इसके साथ भी हमें क्या चाहिए? एक वेक्टर चाहिए F21, 2 1 डायरेक्शन में। 2 1 डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है? देखो R21 है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली बस ये लगा देना R21। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये क्या बन जाएगा? कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन गया ये? तो ये क्या है? कूलम्ब्स की वेक्टर फॉर्म होगी। कूलम्ब्स लॉ की क्या होगी? ये और ये दोनों ही क्या हैं? कूलम्ब्स की वेक्टर फॉर्म होगी। क्योंकि इस टाइम पे जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है, ये चीज़ क्या है हमारी? मैग्नीट्यूड, और इसके पास क्या भी है? डायरेक्शन भी है। तो ये क्या बन गई? वेक्टर फॉर्म बन गई। ठीक है, अच्छा, तो अब वेक्टर फॉर्म का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इसका? देखो इसका पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि आप ये वेरीफाई कर दोगे कि जो कोलंबियन फोर्स है, ठीक है, वो न्यूटन्स लॉ को, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती है। कैसे? देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये दोनों ही क्या हैं? दोनों ही जो है मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, बस डायरेक्शन में क्या है? फर्क है। कैसे? देखो, अच्छा मुझे बताइए R21 और R12, R21 और R12 जो हैं दोनों ही क्या है? इक्वल हैं। ये दोनों ही वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल हैं। लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक राइट है तो एक लेफ्ट है, यानी ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। अगर इन वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूं, क्या रख दूं? अगर जो है ये दोनों यानी इक्वल हैं, इक्वल है ना, अपोजिट है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? सिंस क्या लिखोगे? सिंस R12 का यूनिट वेक्टर इक्वल है निगेटिव ऑफ R21 का यूनिट वेक्टर के, दिस इंप्लाइज डेट, इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो फोर्स है, फोर्स 12 जो है, फोर्स 12 वो क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है किसके? फोर्स 21 के, 21 के। और इससे क्या समझ में आ रहा है कि दो फोर्सेस क्या है? इक्वल एंड अपोजिट हैं। यही क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो है कोलंबियन फोर्स जो होती है, कोलंबियन फोर्स ओबे, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है? ये ओबे करता है। इससे हमें ये समझ में आना। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है हमारा? ये बताता है कि हमें जो फोर्सेज हैं F12 और F21 जो है वो हमेशा किधर लग रही थी? लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस, इसके अलोंग लग रही थी। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो कोलंबियन फोर्स है वो क्या है? सेंट्रल फोर्स है। कोलंबियन फोर्स जो है वो कैसी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। क्यों? ऐसे क्यों वेरीफाई हो रहा है? क्योंकि F21 एंड F12, F क्या? एक मिनट, इसे थोड़ा सा, F21 और क्या
F21 और F12 ये क्या है तुम्हारी जो फोर्सेज हैं, एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर, इसके अलोंग एक्ट कर रही है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो फोर्स है कोलंबियन फोर्स जो है वो कैसी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंस हो गया। एक और तुम्हें बात याद रखनी है कि जो तुम्हारा थर्ड इंपॉर्टेंस कि ये जो इसका कोलंबियन फोर्स है वो कैसी फोर्स है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। कैसी फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। कोलंबियन फोर्स कैसी है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो कोलंबियन फोर्स कैसी है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो ये था हमारा, ठीक है, कोलंबियन लॉ का क्या वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में सिंपली हमें क्या करना था, हमें मैग्नीट्यूड तो मालूम ही था, तो इसकी डायरेक्शन देनी थी। डायरेक्शन देने के लिए हमने क्या लगा दिया, उसके साथ हमने एक यूनिट वेक्टर लगा दिया जो इसी फोर्स की डायरेक्शन में हो। ठीक है, जैसा F12 था तो हमने R12 लगा दिया। R12 को हमने पहले से ही स्पेसिफाई कर लिया कि R12 किधर है, R12 किधर एक्ट कर रहा है तुम्हारा Q2 टू Q1, और इसी Q2 से Q1 की तरफ ही हमारा F12 भी एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को लिखना सीखा।